नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन वर्ष और उत्खननकर्ता से संबंधित ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान के नाम, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है उत्खनन वर्ष और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है उत्खननकर्ता के नाम। पहला है हड़प्पा, जिसका उत्खनन वर्ष है 1921 और उत्खनन करता है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा में एक शब्द छुपा हुआ है हड़पना। तो जब कोई भी गुंडे किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ चीज़ें हड़प लेते हैं तो वह दुआ करता है और बोलता है कि हे राम दया करो, मेरी सहायता करो, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ हड़प लेता है तो वह दुआ करता है कि हे राम दया करो, मेरी सहायता करो। तो दया और राम से हो जाएगा दया राम और सहायता से सहानी। और दुआ करता है तो दुआ में है दो शब्द, एक दू अर्थात दो और वा से वन। तो दो और वन अर्थात 21 यानी 1921। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी दोस्तों? सन 1921 में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। अगला है मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन वर्ष है सन 1922 और उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो में एक शब्द छुपा हुआ है मोहन, अर्थात कृष्ण भगवान का नाम। और आपको पता है कि जो मोहन थे अर्थात जो कृष्ण भगवान थे वह गायों के रखवाले थे, है ना। मोहन गायों के रखवाले थे। और अगर हम गाय का नाम लेते हैं तो साथ में एक नाम और लेते हैं, वह है भैंस। गाय भैंस, तो भैंस से हो जाएगा 22, भैंस 22, है ना। 22 अर्थात 1922। और मोहन कौन थे? गाय भैंस के रखवाले थे। तो रखवाले से हो गया राखल दास बनर्जी। और मोहन से मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? सन 1922। और उत्खननकर्ता का क्या नाम है? राखल दास बनर्जी, क्योंकि मोहन गाय और भैंस के रखवाले थे और भैंस से 22। क्लियर है। अगला है चहुदड़ो, जिसका उत्खनन वर्ष है सन 1931 और उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। तो चहुदड़ों में एक शब्द छुपा हुआ है चहदड़। चहदड़, जिसको बघेली भाषा में बोलते हैं किसी भी स्थान को गंदा करना, है ना। चहदड़ का क्या मतलब होता है? किसी भी स्थान को गंदा करना। और 31 में एक शब्द छुपा हुआ है एक टी, यानी एक कप टी। तो मान लीजिए किसी से खाना बनाते नहीं बनता है या कि टी बनाते नहीं बनता है और उसको बोला जाए कि जाओ तुम एक कप टी बना के लाओ, तो वह एक कप टी के लिए जो पूरा किचन है उसमें चहदड़ मचा देगा, मतलब पूरे किचन को गंदा कर देगा केवल एक कप टी के लिए। तो एक टी के लिए वह गंदा करेगा तो एक टी से हो जाएगा 31 और चहदड़ मचाएगा तो चहदड़ से हो जाएगा चहुदड़ो। तो चहुदड़ो का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? 1931। और टी बनाने के लिए मिल्क चाहिए, तो मिल्क के लिए गौ पालना जरूरी है। गौ अर्थात गौ माता, उनको पालना जरूरी है, तब मिल्क मिलेगा और उससे टी बनेगी। तो गौपाल अर्थात गोपाल मजूमदार। तो चहुदड़ो का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? 1931। और उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। क्लियर है। अगला है कालीबंगा, जिसका उत्खनन वर्ष है सन 1961 और उत्खनन करते हैं बीबी लाल और बीके थापर। तो कालीबंगा में एक शब्द छुपा हुआ है काली और बीबी लाल में शब्द लिखा हुआ है बीबी। बीबी अर्थात वाइफ। तो एक आदमी ने अपनी वाइफ को बिना देखे उससे शादी की और बाद में वह क्या देखता है कि उसकी वाइफ काली है। तो वह उसको एकटक देखता रह गया, क्योंकि उसकी वाइफ क्या थी? काली थी। तो एकटक जब देखता रह गया और उसने अपनी बीवी को बोला कि तुम काली हो, काली काली बोल के उसको चिढ़ाने लगा, तो उसकी बीवी ने उसको एक थप्पड़ जम दिया, है ना। वह इसको एकटक देख रहा था और बोला कि तुम काली हो, काली काली बोल के उसको चिढ़ाने लगा, तो उसकी बीवी ने उसको एक थप्पड़ जम दिया। तो काली से हो गया कालीबंगा और एकटक देख रहा था तो एकटक से हो गया 61 अर्थात 1961। और फिर बीबी थी काली तो बीबी से हो गया बीबी लाल और थप्पड़ से बीके थापर। तो कालीबंगा का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? 1961। और उत्खनन करते हैं बीबी लाल और बीके थापर। क्लियर है। अगला है लोथल, जिसका उत्खनन वर्ष है सन 1954 और उत्खनन करता है रंगनाथ राव। तो लोथल में एक शब्द छुपा हुआ लाओ थाल। थाल किसका लाना है? भोजन का। और अगर आप पूरी गिनती में जाएंगे
तो आपको केवल चौवन में ही भोजन से संबंधित शब्द मिलेगा। चौवन, चाउमीन, और अगर आप 51, 52, 53 किसी में देखेंगे तो भोजन से संबंधित चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो केवल आपको चौवन में चाउमीन मिलेगा भोजन से संबंधित। तो किसका थाल लाना है? चाउमीन का। और आपको पता है कि चाउमीन के ऊपर सॉस डालते हैं, टमाटो सॉस, चिली सॉस, तो सबका अलग अलग रंग होता है। तो रंग से रंगनाथ राव, और चाउमीन से चौवन अर्थात 1954, और लाओ थाल से हो गया लोथल। तो लोथल का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? सन 1954। और उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। क्योंकि थाल लाए किसका? चाउमीन का, और फिर उसके ऊपर टमाटो सॉस और चिली सॉस का रंग डाले। क्लियर है? अगला है कोट दीजी, जिसका उत्खनन वर्ष है सन 1953। साथ ही रंगपुर और रोपड़ का भी उत्खनन वर्ष है सन 1953। तो हम लोग इन तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं। तो कोट दीजी में एक शब्द छुपा हुआ है कोट, और आपको पता है कि जब कोट पहनते हैं तो साथ ही उसके रंग की अर्थात उसके मैचिंग वाले रंग का टाई भी पहनते हैं, है ना। कोट के साथ उसके मैचिंग वाले रंग का टाई भी पहनते हैं। तो टाई से हो गया टाईपन अर्थात 53, और रंग का टाई पहनते हैं उसी के मैचिंग का, तो रंग से रंगपुर, और कोट से कोट दीजी। और कोट पहन के रोप झाड़ते हैं तो रोप से रोपड़। तो कोट दीजी, रंगपुर और रोपड़ का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? सन 1953। अब हम लोग इनके उत्खननकर्ता को देख लेते हैं। तो कोट दीजी के उत्खननकर्ता हैं फजल अहमद, और अहमद में एक शब्द छुपा हुआ है अहम। अहम का मतलब होता है घमंड। तो कोट पहनने के बाद व्यक्ति घमंड दिखाता है यानी अहम दिखाता है। तो अहम से हो जाएगा अहमद अर्थात फजल अहमद, और कोट से कोट दीजी। तो कोट दीजी के उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? फजल अहमद। अगला है रंगपुर, और उनके उत्खननकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। तो इसमें रंग और रंग दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। तो रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? रंगनाथ राव। अगला है रोपड़, जिनके उत्खननकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ में एक शब्द छुपा हुआ है रोपड़ अर्थात रोने की बात हो रही है, और यज्ञदत्त शर्मा में एक शब्द लिखा हुआ है यज्ञ। तो जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो उससे धुआं निकलता है, और अगर वह धुआं आसपास बैठे लोगों की आंखों में पड़े तो ऐसा लगता है जैसे वह रो पड़े हों, है ना। अगर वह धुआं उनकी आंखों में लगे तो ऐसा लगता है जैसे वह रो पड़े हों। तो रो पड़ने से हो गया रोपड़, और यज्ञ का धुआं तो यज्ञ से हो गया यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ के उत्खननकर्ता का क्या नाम है दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा। तो इस तरह से हम लोगों ने कोट दीजी, रंगपुर और रोपड़ को एक साथ याद किया। क्लियर है? अगला है आलमगीरपुर, जिसका उत्खनन वर्ष है सन 1958, और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। तो आलमगीरपुर में आल के बाद शब्द लिखा हुआ है मगीर। मगीर को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं मगर अर्थात क्रोकोडाइल, और यज्ञदत्त में शब्द छुपा हुआ है यज्ञ। तो जब मैंने आपको रोपड़ के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जब यज्ञ का धुआं आंखों पर पड़ता है तो वहाँ पर बैठे सभी लोग रोने लगते हैं, है ना। तो वह सच्चे आंसू तो होते नहीं हैं, मतलब वह झूठे आंसू होते हैं। और झूठे आंसू को क्या बोलते हैं दोस्तों? मगरमच्छ वाले आंसू, है ना। झूठे आंसू को क्या बोलते हैं? मगरमच्छ वाले आंसू। तो मगर से हो गया मगीर अर्थात आलमगीरपुर। और मगर के आंसू कब निकलते हैं? जब यज्ञ होता है, और यज्ञ के धुएं से, तो यज्ञ से हो गया यज्ञदत्त शर्मा। तो आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा। और जब यज्ञ होता है तो उसमें घी गुड़ का हवन किया जाता है। तो गुड़ कौन खाता है? आंट। आंट मतलब चींटी। तो आंट से हो जाएगा 58। आंट 58, तो 58 से 1958। तो आलमगीरपुर का उत्खनन वर्ष कौन सा है दोस्तों? सन 1958। और उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। क्लियर है? अगला है सूतकांगडोर, जिसका उत्खनन वर्ष है 1927 से 1962, और इसके उत्खनन करते हैं ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डिल्टन। तो सूतकांगडोर में दो शब्द हैं, एक सूत जिसका मतलब होता है पुत्र, और दूसरा शब्द है डोर। डोर अर्थात दरवाजा। और ऑरेंज में शब्द लिखा हुआ है रेंज, और दूसरा स्टाइल। तो क्या होता है कि जैसे सूत यानी पुत्र, डोर यानी रेंज के अंदर रहा तब तक तो अच्छे से रहता है, लेकिन जैसे ही वह नज़रों के सामने से गया या कि रेंज से बाहर निकला तो वह अपने स्टाइल में चलने लगता है ना। अगर कोई भी डरता है तो वह जब तक डोर यानी रेंज के अंदर रहा तब तक शांत रहता है,
और रेंज से बाहर जाते ही वह अपने स्टाइल में चलने लगता है। तो स्टाइल और रेंज से हो जाएगा ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्टन। और सुत जब तक डोर में रहा तो सुत और डोर से हो जाएगा सुतकांग डोर। तो सुतकांग डोर का उत्खनन करता कौन है दोस्तों? ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्टन। और सुत से एक शब्द आएगा 27, सुत 27 और 27 से हो जाएगा 27 अर्थात 1927। तो सुतकांग डोर का उत्खनन वर्ष कौन सा है दोस्तों? 1927। क्लियर है? अगला है वनमाली, जिसको वर्णावली भी बोलते हैं। इसका उत्खनन वर्ष 1974 और उत्खनन करता है रविंद्रनाथ बिष्ट। तो रविंद्र में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक रवि अर्थात सूर्य भगवान और दूसरा इंद्र अर्थात इंद्र भगवान। और वनमाली से मुझे एक कविता याद आती है, पुष्प की अभिलाषा। आपने भी पढ़ा होगा। कविता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो पुष्प की क्या चाहत होती है कि मुझे भगवान के चरणों में ना चढ़ाकर ऐसी जगह पर फेंक देना जहाँ पर वीर जा रहे हों अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना। तो भगवान कौन से? रवि अर्थात सूर्य भगवान और इंद्र भगवान। तो सूर्य और इंद्र अर्थात रवि और इंद्र से हो जाएगा रविंद्रनाथ बिष्ट। और ऐसे पुष्प की चाहत थी तो चाहत से 74 अर्थात 1974। और पुष्प किससे बोलते हैं? वनमाली से। तो वनमाली से हो गया वनमाली या वर्णावली। तो वर्णावली का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? 1974। और उत्खनन करता कौन है? रविंद्रनाथ बिष्ट। क्लियर है? लास्ट है धौलावीरा, जिसका उत्खनन वर्ष 1990 और उत्खनन करता है रविंद्रनाथ बिष्ट। तो धौलावीरा में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है वीरा, और वीरा को अगर उल्टा कर दें तो उल्टा क्या हो जाएगा? रावी। वीरा रावी और रावी से हो जाएगा रविंद्रनाथ बिष्ट। और धौलावीरा में दो शब्द हैं, धौला और वीरा। तो याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ढोला गिरा। एक ढोलक होती है, वह गिर गई, और जब ढोलक गिर गई तो क्या करेंगे कि नया ढोलक खरीदेंगे, है ना। ढोलक गिर गई तो उसको नवा ढोलक खरीदेंगे। तो नवा से हो जाएगा 90 अर्थात 1990। तो धौलावीरा का उत्खनन वर्ष कितना है दोस्तों? 1990। और उत्खनन करता कौन है? रविंद्रनाथ बिष्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए